एंड गुड हेल्थ। सो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी जिसे हम डीपीएसपीज कहते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 में दे रखे हैं, इसे हम बिल्कुल ही एक शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखेंगे ये देखते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 39A तक। देन सेकेंड पार्ट है आपका आर्टिकल 40 से लेके 45 तक। नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल 46 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो हम जो है फर्स्ट पार्ट में जो 36 से 39A तक है, इसके लिए हम याद रखेंगे 10 पॉलिसी फ्री, DAS 10 पॉलिसी फ्री। तो 10 में DA स्टैंड्स फॉर दिस डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन किस चीज का दिया है? आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दे रखा है स्टेट का। तो स्टेट का डेफिनेशन क्या होगा? वही डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दे रखा है पार्ट 3, जो कि है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। Then comes A इज एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये जो है कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है एस में सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, मतलब कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करे ताकि लोगों का जो है वो वेलफेयर यहाँ पे हो। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, यानी स्टेट कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पर पॉलिसीज फ्रेम करेगा। देन फ्री ये जो है दिस इज अबाउट जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये आर्टिकल 39A है। ये 39A जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था इसे, क्योंकि देखिए सब लोगों के पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो जो है जस्टिस के लिए कोर्ट तक रीच कर सके, अपने लिए कोई लॉयर एडवोकेट जो है वो हायर कर सके। और क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी है अगर सबके लिए, तो सबको इक्वल जस्टिस मिलना भी ये सबका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर बस आप गरीबी की वजह से आप जस्टिस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था कि जो भी लोग हु कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, जो SC/ST कैटेगरी के हैं या फिर जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो शिकार रह चुके हैं, ऐसे उसमें काफी सारा एक जो कंडीशंस दे रखी है कि किन लोगों को ये जो है फ्री लीगल एड सर्विसेज ये मिल सकती हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 39A। बस रखना क्या है याद आपको? 10 पॉलिसी फ्री। आगे हम चलते हैं आर्टिकल 40 से लेके 45 तक। तो इसके लिए आप याद रखेंगे और जूली पार्टिसिपेट करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूनिफॉर्म पहनकर 6 इयर्स के बच्चों के लिए, और जूली पार्टिसिपेट करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूनिफॉर्म पहनकर 6 इयर्स के बच्चों के लिए। तभी यहाँ पर जो O है दिस इज आर्टिकल 40। ओके, तो O क्या है? O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो स्टेट की जिम्मेदारी रहेगी कि हर विलेज में क्या है, विलेज पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश करे, ऑर्गेनाइज करे। देन 41R राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये जो है सब लोगों को यहाँ पे काम मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए पब्लिक असिस्टेंस मतलब यहाँ पे सर्टन केसेस में दे रखा है, मतलब कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे कि कुछ विडोज होती है, तो जो वो विडोज है उनके लिए कुछ विधवा निराधार योजना जो है, आई गेस संजीव गांधी निराधार योजना ऐसा कुछ था। तो मतलब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट क्या है अपनी पॉलिसीज फ्रेम करता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ पेंशन की पॉलिसीज है, जो विडोज है उनके लिए कुछ पेंशन पॉलिसीज है, ये सारा वो आता है पब्लिक असिस्टेंस में। देन जूली में JU इज जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जो वर्क कंडीशंस है वो कैसे हो? जस्ट एंड ह्यूमन हो, यानी कि वहां पे इनह्यूमन आपको ट्रीटमेंट ना मिले। फिर मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की है। तो देखिए इसी के बेसिस पे हमारा जो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या फिर मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है, ये जो सारे हैं, तो यही प्रिंसिपल्स को इनको मद्देनजर रखते हुए एक्ट्स जो है, लेजिस्लेशन जो है हमने फ्रेम किए हुए हैं। देन जूली का जो LI है लीव, तो लीव इज लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। तो देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट भी है हमारे पास, इसी के आधार पर हमने वो एक्ट बना रखा है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स यानी कि उन्हें वेजेस इतने कम ना हो कि वो अपना जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी ना कर सके। ओके, देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 44 पार्टिसिपेट।
ओके, तो पार्टिसिपेट से आप याद रखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वर्कर्स को भी क्या है, जो इंडस्ट्रीज है जहां पर वो काम कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट में उन्हें भी पार्टिसिपेशन का मौका जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी का अगर लिक्विडेशन प्रोसेस वगैरह ये सब चल रहा है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी वहाँ पे अहमियत दी गई है। तो नेक्स्ट इज कोऑपरेट। अभी ये जो दोनों है अगेन ये अमेंडमेंट के थ्रू जो है इंसर्ट किए हैं, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 43B। तो ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो यहाँ पर है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वो प्रमोट करे। देन आर्टिकल 44 इट इज, ये क्या है, यूनिफॉर्म है ना। तो यूनिफॉर्म से याद रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ही आसान है समझने में। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको ही पता होगा कि इसका मतलब क्या है। देन कम्स 6 इयर्स। ओके, तो 6 इयर्स क्या है कि ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। तो जो भी बच्चे 6 इयर्स तक है, मतलब जिनकी एज है, उनके लिए जो एजुकेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अब हम देखते हैं आंगनवाड़ी वगैरह ये जो सारी स्कीम्स है ना, तो ये इसी के अंदर मतलब ये सब आता है। तो अब ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो कैसे याद रखेंगे, जो कि है आर्टिकल 46 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो यहाँ पर यहाँ भी याद रखना है SC/ST ने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सेफ एनवायरनमेंट और मॉन्यूमेंट्स के साथ रहकर बढ़ाया और सेपरेट इंटरनेशनल टूर पे गए। ओके, तो यहाँ पर जो SC/ST है, तो यहाँ से आपको याद रखना है आर्टिकल 46 क्या है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड वीकर सेक्शन। जो SC/ST कैटेगरी और जो वीकर सेक्शन में आते हैं सोसाइटी के, उनके लिए क्या है, उनके हित के लिए, मतलब उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट को पॉलिसीज फ्रेम करनी है। देन कम्स आर्टिकल 47 विच इज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, ये क्या है, स्टेट को इंप्रूव करना है लोगों का। देन आर्टिकल 49 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए हम कृषि प्रधान देश है, इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर स्टेट को क्या है पॉलिसीज बनानी है, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी। देन कम्स योर आर्टिकल 48A, अगेन ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। इट स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट ये जो है इसे मेंटेन किया जाए, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी क्या है यहाँ पर सेफगार्ड किया जाए। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 49 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो हमारे देश में जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, ऐसे प्लेसेस है जो हेरिटेज है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, तो उन्हें क्या है प्रोटेक्ट करना, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। देन comes article 50 separation of judiciary from executive. This we all know very well कि judiciary and executive ये क्या हो, separate हो, independent हो। Then last is आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब जो अन्य देश है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ भी हमें क्या है कि पीसफुल रिलेशन जो है, फ्रेंडली रिलेशन है, उन्हें मेंटेन करना है और एक इंटरनेशनल पीस जो है उसे कायम रखना है। तो आई होप सो कि इस शॉर्टकट के जरिए आपको सारे जो DPSPs हैं ये आसानी से याद रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाटा बाय बाय, टेक केयर।